Hello all. Yesterday I appeared for CMAT. I got slot 2 and I found not one, not two, but there were 6 mistakes in the question paper. So let us see what were the mistakes in actual CMAT exam. First mistake was from LR section. It was question number 18. I memorized these questions and then written down. Blood relationship का बहुत simple सा question था. So symbol based relations यहाँ पे दिए हैं. And you can clearly see the first statement is not complete. सिम्बॉल्स दिए और सिम्बॉल्स के मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं. A-B इज मदर ऑफ A. ये स्टेटमेंट में मिस्टेक है, ये देखते ही समझ में आता है. बट मैंने नीचे के स्टेटमेंट्स देखे जहाँ पे मीनिंग लिखे हैं. A@B मीन्स A इज फादर ऑफ B. $B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B. एंड इसके नीचे और 4-5 रिलेशंस दिए थे. एंड नीचे एक स्टेटमेंट दिया था. इट वॉज लाइक दिस. एंड ये स्टेटमेंट में बताना था हाउ इज आर रिलेटेड टू बी. बहुत टिपिकल एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन सॉल्व देम राइट. बट द थिंग इज ये हैश का मतलब एग्जैक्टली क्या है ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है. देखिए, सो A-B इज मदर ऑफ A. क्या इनको ऐसा कहना है क्या A-B मीन्स B इज मदर ऑफ A? ये सबसे पहले पढ़ने के बाद मैंने ऐसा कंक्लूजन किया. अकॉर्डिंग टू दिस आई ड्रॉ द डायग्राम. सी हाउ. P@Q. एट द रेट का मतलब है फादर. सो P@Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q. सो दिस इज द डायग्राम. Q#R. नाउ हैश आया यहाँ पे. अब यहाँ पे दिख रहा है B इज मदर ऑफ A. मतलब जो सेकंड पर्सन है दैट इज मदर ऑफ द फर्स्ट पर्सन. तो यहाँ पे R शुड बी मदर ऑफ Q, राइट. सो Q यहाँ पे है, R शुड बी मदर ऑफ Q, सो R शुड बी वाइफ ऑफ P. और सवाल में पूछा है हाउ इज R रिलेटेड टू P. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग आंसर आना चाहिए वाइफ. बट ऑप्शन में वाइफ का आंसर नहीं है. जब ये दिखा तब मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे इनको ऐसा कहना है कि A#B मीन्स A इज मदर ऑफ B. बिकॉज बाकी इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं हर एक स्टेटमेंट में A इज समथिंग ऑफ B ऐसा दिया है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ऐसे ही उनको कहना होगा. देन आई कंक्लूडेड दैट A#B मीन्स A इज मदर ऑफ B. और उसके हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ की. सो ये स्टेटमेंट हमने समझा इसको. सो P@Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q. देन Q#R. हैश का मतलब अभी हमने समझा है मदर. सो Q इज मदर ऑफ R. R$S. डॉलर का मतलब है ब्रदर. सो R इज ब्रदर ऑफ S. नाउ विद दिस डायग्राम you can clearly tell what is the answer. The answer is how is R related to P. So R is grandson of P. So grandson is the answer to this question. But ये conclusion निकालने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए जो वक्त गया उसका कहीं पे कैलकुलेशन नहीं है. But again, smart people can understand what is the mistake and they can get the answer correct. Second question was again in LR. It was linear arrangement based. Simple सा puzzle है. 8 लोग हैं. They are sitting in a line. All of them are facing north. These are the 4 statements. ये भी सारे memory based मैंने लिखे हैं. U and R sit at extreme ends. T and Q sit beside U and R respectively. अब ये पहला स्टेटमेंट पढ़ा और मैंने 2 केसेस कंसिडर किए. सो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. U and R sit at extreme ends. तो U and R extreme end पे इस प्रकार भी बैठ सकते हैं. U लेफ्ट में, R राइट में, या R लेफ्ट में एंड U राइट में. सो ये 2 केसेस मैंने लिखे. एंड T एंड Q उनके बाजू में बैठे हैं रिस्पेक्टिवली. मतलब U के बाजू में T है, R के बाजू में Q है. U के बाजू में T, R के बाजू में Q. U के बाजू में T, R के बाजू में Q. सो ये 2 केसेस मैंने यहाँ पे लिखे. और इसके बाद ये स्टेटमेंट नंबर 4. P सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q. तो Q के इमीडिएट लेफ्ट में अगर P बैठता है तो ये दूसरी केस कैंसिल आउट हो जाती है बिकॉज Q के इमीडिएटली लेफ्ट में यहाँ पे R बैठा है. तो ये मैंने कैंसिल की. Q के इमीडिएटली लेफ्ट में यहाँ पे मैंने P लिखा. एंड W इज नेबर ऑफ P. नाउ P का नेबर अब एक ही पोजीशन बाकी है, यहाँ पे ऑलरेडी Q बैठा है. सो W विल बी हियर. अब इसके बाद जब आप ये रिमेनिंग स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तो डेटा इनकंसिस्टेंट यहाँ पे नजर आता है. R सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ W. अब W के लेफ्ट में चौथी जगह पे ऑलरेडी ये U बैठा है. So that is not possible. W sits second to the right of Q. तो Q तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है. W उसके लेफ्ट में सेकंड है. सो डेटा इनकंसिस्टेंट इस पजल में था and you cannot draw a complete diagram and tell the answer. So that was a mistake in this LR question. Next mistake again in LR.
It was very simple tracing sequential output question. Even the numbers were very easy to understand. ये numbers दिए हैं, आप लोग आराम से बता सकते हो what is step 1. Step 1 is the square of input. Step 2, इस स्क्वायर में वो नंबर ऐड किया है. 9 + 3 is 12, 25 + 5 30, 81 + 9 90. स्टेप 3, हर एक नंबर में 5 ऐड किया है, एंड स्टेप 4 में हर एक नंबर में से 2 माइनस किया है. इट वॉज वेरी इजी लॉजिक, देखते ही समझ में आएगा, ऐसा लॉजिक था. इसमें इनपुट दिया है स्टेटमेंट में, अगर इनपुट 8 है तो उसका स्टेप 3 क्या आएगा, और ऑप्शंस ये 4 आपको सामने दिख रहे हैं. तो अगर 8 इनपुट है तो उसका स्टेप 1 आएगा, उसका स्क्वायर मतलब 64. स्टेप 2 आएगा, उसमें वो नंबर ऐड किया, 64 में 8 ऐड किया तो 72. स्टेप 3, उसमें 5 ऐड किया तो ये आएगा 77. बट 77 वॉज नॉट इन दी ऑप्शन. बट अगेन इफ यू कैन सी कि ए बी सी ये तो क्लियर नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है. और जो डी ऑप्शन था उसमें सिर्फ 7 आया था. सो एक्चुअली इट शुड बी 77. तो आप ये समझ सकते हो कि चलो इनका मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पे 77 की जगह पे 7 आया होगा. बट जो बंदा एग्जाम के टेंशन में ये नहीं समझ पाएगा वो ये छोड़ देगा और आगे चला जाएगा. सो ही विल लूज आउट ऑन 4 मार्क्स. बट अगेन दैट इज एन अजम्पशन कि ये 77 की जगह पे 7 आया होगा. वी डोंट नो कि कंप्यूटर में उन्होंने कौन सा आंसर फीड किया है. सो अगेन दैट इज अ रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्बल में था. ग्रामर बहुत सिंपल इजी प्राइमरी स्कूल लेवल का ग्रामर है. आइदर अंकल और आंट डैश डैश कमिंग टू द पार्टी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए, आइदर और में इट्स अ सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए यहाँ पे आना चाहिए इज. द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आना चाहिए, बट इज नॉट देयर इन द ऑप्शन. ऑप्शन में पहला ऑप्शन था इन. तो ये मैंने कंक्लूड किया कि शायद इनका बाय मिस्टेक इज की जगह पे इन हुआ है, एंड दैट्स व्हाई मैंने उसको ए ऑप्शन टिक किया, बिकॉज बाकी के 3 तो डेफिनेटली बैठ नहीं रहे हैं, एंड इन इज आउट ऑफ प्लेस. तो ये मैंने एज्यूम करके ए टिक किया है. सो दैट इज अगेन अ रिस्क दैट आई टुक, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली उनको क्या कहना है, बट दैट इज अ मिस्टेक. मिस्टेक नंबर 5, एंड दैट वाज इन क्वांट. आई फाउंड 2 मिस्टेक्स इन क्वांट. अब ये बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, और इसमें आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 लोग हैं. एक बंदे ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को रॉन्ग पढ़ा और उसकी वजह से उसके रूट्स आए 16 एंड 12. दूसरे बंदे ने कांस्टेंट टर्म को रॉन्ग पढ़ा एंड ही फाउंड द रूट्स एज 22 एंड 6. तो एग्जैक्टली करेक्ट रूट्स कौन से हैं, और ऑप्शंस दिए थे -16 -12 +16 +12, और इनके कॉम्बिनेशंस थे ABCD ऑप्शंस में. अब हम देखते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या है. राहुल रीड्स कांस्टेंट टर्म करेक्ट. तो राहुल ने एक्स का कोएफिशिएंट रॉन्ग पढ़ा, बट उसने कांस्टेंट टर्म करेक्ट पढ़ी. तो वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड दैट इज 16 into 12 192. सो 192 इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज फिक्स. राम ने मिडल टर्म करेक्ट पढ़ी बिकॉज उसने कांस्टेंट टर्म रॉन्ग पढ़ी थी. तो मिडल टर्म उसने जो पढ़ी, उसके जो रूट्स है 22 एंड 6, उनकी एडिशन करके उसको माइनस साइन लगाया तो आपको मिडल टर्म मिल जाती है. सो सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a. वो लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. So with this, we got the quadratic equation as x square minus 28x plus 192. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसके रूट्स निकालोगे तो इसके रूट्स आते हैं 16 एंड 12, एंड 16 एंड 12 आर द रूट्स विच आर फाउंड बाय राहुल. अब सवाल यह है कि अगर राहुल ने मिडल टर्म को गलत पढ़ा तो उसने -28 की जगह पे क्या गलत पढ़ा, बिकॉज ओनली व्हेन ही रीड्स इट -28 he can get the roots as 16 and 12. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि हाउ कैन राहुल रीड द मिडल टर्म रॉन्ग, बिकॉज -28 के जगह पे वो कुछ भी पढ़े तो भी वो 16 एंड 12 ये रूट्स नहीं बता सकता. एनीवेज ऑप्शन में 16 एंड 12 का एक ऑप्शन था, वो मैंने टिक किया है, बट द क्वेश्चन इज रॉन्ग इटसेल्फ. नेक्स्ट मिस्टेक अगेन वाज इन क्वांट. इट वाज सेकंड लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा है कि g of x plus g of 1/x is equal to 1 plus 3x, और इसमें पूछा था फाइंड g of 3. नाउ एक सिंपल सी बात है, पुट x equal to 3. g of 3 plus g of 1/3 will be what? 1 plus 9, and that is 10.
And similarly, if you put x is equal to 1 upon 3, there is no restriction on x. If you put x is equal to 1 upon 3, तो g of 1 upon 3 plus g of 1 upon 1 upon 3, x की जगह पे सिर्फ 1 upon 3 डालना है, will be equal to 2. Now देखिए यहाँ पे g of 1 by 3, 1 upon 1 by 3 आता है 3. So g of 1 by 3 plus g of 3 is 2. Now look at this equation and look at this equation. Do you see that both the equations have left hand side exactly same? But do you see right hand side what you get? एक जगह पे 10 मिल रहा है और एक जगह पे 2. अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम आनी चाहिए. हाउ कैन यू गेट टू डिफरेंट वैल्यूज? सो द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग. ये जो दिया है यही गलत है. तो इस प्रकार हमें टोटल 6 मिस्टेक्स मुझे यहाँ पे मिली. मुझे एक बात कहनी है कि अगर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस के पेपर में अगर आपको 6 क्वेश्चंस गलत नजर आते हैं, ईच मिस्टेक मेड बाय द पेपर सेटर कॉस्ट यू 5 मार्क्स. क्योंकि अगर वो सवाल सही होता तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो आपका 1 मार्क माइनस होने वाला है. तो आपके पूरे स्कोर में 5 मार्क का फर्क पड़ने वाला है. 6 क्वेश्चन की वजह से देयर इज अ रिस्क ऑफ 30 मार्क्स. एंड 30 मार्क्स से आप टॉप के कॉलेज से लेके किसी एवरेज कॉलेज में जाते हो. सो ये आपके स्कोर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट इसका होने वाला है. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिन्होंने सीमैट एग्जाम दी है. लेट द वर्ड स्प्रेड एंड लेट इट गो टू द अथॉरिटीज सो दैट दे विल टेक प्रॉपर एक्शन. आई डोंट नो कि इसका वो लोग क्या करेंगे. होपफुली इफ दे पब्लिश द पेपर्स तो ये मिस्टेक सामने आ ही जाएगी, बट इफ दे डोंट पब्लिश द क्वेश्चंस देन ये मिस्टेक्स का क्या करेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए. एंड अगर उनको समझ में आता है कि इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट दे विल टेक सम प्रिकॉशंस. 2 या 3 बार रीरीड भी किया होता तो भी ये मिस्टेक्स उनको समझ में आती. इसके अलावा भी छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, बट उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. जिन मिस्टेक से फर्क पड़ने वाला था वो सारी मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में डाल दी है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस व्हाट कॉलेजेस यू कैन टारगेट थ्रू सीमैट एग्जाम. ऑलराइट, सी यू.